नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज 8 दिसंबर 2025। कल 7 दिसंबर 2025 को आपका क्लैट का एग्जाम था। आई होप कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा एंड डेफिनेटली आप लोगों ने जो पेपर एनालिसिस है उसको देख लिया होगा और अपने स्कोर कार्ड को बना लिया होगा। तो आई विश यू बेस्ट। ठीक है, तो चलिए उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी पहली न्यूज है, द हिंदू के फ्रंट पेज के ऊपर हमें देखने को मिलती है 25 डेड इन फायर इन गोवा नाइट क्लब, प्रो फाइंड्स फायरवर्क्स यूज फॉर हेल्थ। तो सिंपल सा याद रखना, अभी क्या हुआ है, a massive fire erupted at a nightclub in North Goa just before midnight on the Saturday, leaving 25 people dead and 6 injured। यानी कि 25 लोगों की डेथ हो गई और 6 लोग उसमें घायल हो गए। बेसिक रीजन बताया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक जो फायर क्रैकर्स थे, ठीक है, वो वहां पर पाए गए, ठीक है, और उसके अंदर कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना, ठीक है, कि जो फायर है, आग लगना बेसिकली, ठीक है, आपने देखा होगा 2019 है ना के आसपास एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भी आग लग गई थी ना। बहुत सारे बच्चे उसमें बिल्डिंगों से कूद रहे थे, बेसिकली ना इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद गाइडलाइंस आती हैं कि जब भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएगा तो उसके अंदर प्रॉपर एग्जिट एंट्रेंस होना चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे नॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो जो फायर है बेसिकली आग लगना या उससे रिलेटेड जो उसको प्रिवेंट करने के जितने भी तरीके हैं, ये सारे किसका मैटर है बेसिकली। तो याद रखना, जो फायर है, आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर शेड्यूल्स पढ़े होंगे। तो शेड्यूल नंबर 7 जो है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट लिखे गए हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, यानी कि वो किसके होते हैं, यूनियन के, जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गए, फॉरेन पॉलिसीज हो गई, ठीक है, फ्री ट्रेड वगैरह जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, है ना, समझ गए, फॉरेन मैटर्स होते हैं। एक होता है स्टेट लिस्ट, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट ही फाइनल अथॉरिटी होगी जो उस पर काम करेगी, ठीक है, उसके अंडर में आते हैं। एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, कि कॉन्करेंट में वो आता है जो स्टेट और सेंटर जो होता है दोनों उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फायर है बेसिकली याद रखना, ये आपके स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है, कि जो स्टेट होता है वो स्टेट के अंडर ही आता है उस फायर को कंट्रोल करना, ठीक है, या उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, ठीक है। अब फायर लगी, एक्चुअल में जो लोगों की डेथ हुई है ना, वो आग से नहीं हुई है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इसमें जो लोगों की डेथ हुई है वो एक्चुअल में वहां पर जो धुआं हो जाता है, जो स्मोक इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते रहते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन से लॉज बने हुए हैं, कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं, वो जस्ट हमें पता होना चाहिए फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। The initial police investigation found that the blaze was caused by a fire show with electric firecrackers। तो उनकी वजह से आग लग गई थी। कहाँ पर? तो आपके नाम क्या उसका, तो याद रखना, आपसे नाम पूछ सकता है, क्योंकि कल आपने देखा होगा जब आप क्लैट का एग्जाम था तो इवन उसने ये तक पूछ लिया था कि अहमदाबाद से कौन से एयरपोर्ट के लिए लंदन में वो फ्लाइट जा रही थी। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल माइनर फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इवन ये तक पूछ लिया था कि जो पहलगाम इशू हुआ था, तो बताओ पहलगाम कौन सी जगह पर है ना। इवन हालांकि इजी है, जो पढ़ा है उसके लिए इजी है, ठीक है। तो सिंपल उससे वही बातें हैं, तो आपको फैक्ट जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। The club was operating without license and permissions according to the first information report। FIR के अकॉर्डिंग उसकी मतलब बिना परमिशन चल रहा होता है। According to the accidental deaths and suicides in India, जिसको हम ADSI कहते हैं, रिपोर्ट बाय द नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो, जो NCR भी है 1986 वाला, as many as 7435 people were killed in over 7500 फायर एक्सीडेंट्स इन 2022। यानी 2022 में लगभग 7000 लोगों की डेथ हुई है। किसकी वजह से? फायर इंसिडेंट की वजह से। फायर सर्विस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, and has been included as a municipal function in the 12th schedule of the Constitution of India under the Article 243 का W, ठीक है। तो याद रखना, जो हमारा आर्टिकल 243 है उसके ए से लेकर आर्टिकल 243 के ओ तक तो हमने ग्राम पंचायत के बारे में लिखा हुआ है, जो बेसिकली हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से एड ऑन होता है। और ग्राम पंचायत इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या बना दी जाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाती है। उसके 29 वर्क दिए जाते हैं। सिमिलरली याद रखना, बाय
74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में ही क्या किया जाता है, म्युनिसिपैलिटीज को भी ऐड कर दिया जाता है और उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाता है। तो म्युनिसिपैलिटीज जो है उनके कौन से सेक्शन में, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 243 का W, ठीक है, याद रखना। किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है, वो उसे कैसे कंट्रोल करता है। Illegal constructions, unauthorized buildings violate the 3 meter setbacks rules, blocking ventilations and fire access. Even approved buildings often use non-fire resistance materials. ठीक है, आज भी आप देखोगे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बहुत सारी बिल्डिंग्स में आप लोगों को फायर, है ना, ये एक्सटिंग्विशर नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये जो रूल्स की फॉलो नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही कहने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा और फैक्ट पढ़ लेते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, जो कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या देते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है, कि भाई हाँ ये यूज करने लायक है, यू कैन यूज इट, है ना, उसके लिए स्टैंडर्ड परमिशन देता है बेसिकली। was first introduced 1970 में आया था, with its third edition released in 2016। लेकिन फिर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो सस्ते खरीद लिए जाते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर से ले लिए जाते हैं, एंड डेफिनेटली फिर वो इस तरह के बड़े डिजास्टर के रूप में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ रूल्स भी ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। It serves as the primary standard for the safety in India, offering guidelines on general construction, maintenance, exit routes, and fire safety measures for the buildings. State governments are required to integrate its recommendations on the minimum fire safety and the rescue protocols into their local bylaws, लेकिन नहीं करते हैं, बात की बात है। दूसरा याद रखना, मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 क्या कहता है, it ensure fire safety through its key provisions like use of fire resistant materials for construction, installation of fire alarms and detection systems, adequate natural light and ventilation to avoid the smoke build-up। लेकिन ये वहाँ कुछ नहीं था, ये भी कुछ रीजन है जिनकी वजह से सब होते हैं। नेक्स्ट, फायर प्रिवेंशन एंड फर्स्ट सेफ्टी एक्ट। अब फायर सेफ्टी एक्ट कब आया था, 2005 में, ये भी ध्यान रखना। इट इज डिजाइन टू एंश्योर फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग्स एंड मस्ट बी upheld by all states to consolidate and update laws related to the fire prevention। तो कौन सा कानून है, तो उसका नाम याद रखना, फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट 2005। किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। नेशनल बिल्डिंग कोड कब आया था, 1970 में आया था। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज कब आया था, 2016 में आया था। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये जो आपका आर्टिकल है बेसिकली आपका लिया गया है कहाँ से, इंडियन एक्सप्रेस से, और ये काफ़ी बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ठीक है, अब बहुत सारे जो बच्चे हैं बेसिकली वो नेक्स्ट ईयर के प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो कुछ नए लोग भी हमसे जुड़ेंगे, तो हम उसी को ध्यान में रखते हैं, इसको दोबारा डिटेल से एक बार पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, पोल्यूशन, प्लास्टिक्स एंड लाइफस्टाइल, न्यू थ्रेट्स टू मेल फर्टिलिटी। कह रहा है कि जो मेल फर्टिलिटी है उसके लिए जो सबसे ज्यादा नया थ्रेट आ रहा है मार्केट में, वो क्या है, पोल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक्स एंड लाइफस्टाइल का चेंज होना। तो एक बात समझना, होती क्या है फर्टिलिटी, तो एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, और इसको ढंग से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत बार न्यूज में बना रहता है, बार बार नहीं रटना पड़ेगा। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बेसिकली ये वो होती है कि कोई एक वुमेन जो होती है वो अपने लाइफ स्पेन में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे तो पता चलेगा 1950s में जब इंडिया आजाद होता है ना, इंडिपेंडेंस के टाइम पर, लगभग हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ करती थी वो हुआ करती थी ऑलमोस्ट 6.8 के आसपास, यानी कि लगभग 6 से 7 बच्चे एवरेज पैदा होते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसे करके हमारी पॉपुलेशन भी एकदम से बढ़ गई। अब क्या हो रहा है, अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी जो वर्ल्ड का, दुनिया का जो एवरेज है टोटल फर्टिलिटी रेट का जो चल रहा है वो है 2.1। याद रखना इसको, एवरेज वुमेन इस वक्त पूरी दुनिया में 2 बच्चे मतलब पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल एवरेज हो गया, लेकिन मुझे तो इंडिया से मतलब है ना, हम इस आर्टिकल को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो बेटर समझ में आएगा हमें। तो इंडिया का अगर पूछे आज इंडिया की फर्टिलिटी रेट कितनी है, तो वो रह गई है 1.9, यानी कि हम बिलो हैं किससे, एवरेज फर्टिलिटी रेट से, वो भी 0.2।
और कहीं ना कहीं अगर हमारी ऐसे फर्टिलिटी रेट कम होती जा रही है तो डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा कि हमें एकदम से ड्रास्टिक क्या देखने पड़ेंगे, चेंज देखने पड़ेंगे, और पॉपुलेशन जो आज हमारी 146 करोड़ के आसपास है, सीधा सीधा घट के ऑलमोस्ट आधी रह जाएगी। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए, तो उसके लिए पॉलिसीज होनी चाहिए। तो सबसे मेन जो इफेक्ट डालता है इस चीज में वो होती है आपकी हेल्थ। तो इसके कुछ रीजंस भी है ना, टाइम टू टाइम ये डिस्कशंस होते रहते हैं, जैसे लेट शादी करना, खान पान अच्छा ना होना, ठीक है, आजकल फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंसी होना, हर खाने के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स का होना। जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था कि दुनिया में सबसे अच्छा किसे माना जाता है, ब्रेस्ट मिल्क को। उस ब्रेस्ट मिल्क में माइक्रोप्लास्टिक्स तो थे ही थे। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आती है कि उस ब्रेस्ट मिल्क में यूपी बिहार वाले रीजन में क्या है, या कुछ रीजन्स में क्या मिला है, यूरेनियम तक आ चुका है। यानी कि जो बच्चा है, जो नवजात बच्चा है, अभी न्यूबॉर्न बेबी है, वो यूरेनियम जैसे जो हमारे कंटामिनेशन है उनको यूज कर रहा है। सोचो उसकी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत सारे रीजंस है, पोल्यूशन का इतना होना, ठीक है, हमारे बॉडी का ठीक से काम नहीं करना, लेट शादियां करना, ठीक है ना, वो सब फर्टिलिटी में इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये कह रहा है आर्टिकल कि मेल फर्टिलिटी पे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट डालते हैं। तो उसके लिए भी कुछ इन्होंने चूज किए हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ इंडिया की सबसे ज्यादा फर्टिलिटी कहाँ पर आज के दिन, तो याद रखना बिहार। बिहार में एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 है। यानी बिहार में एक एवरेज वुमेन 3 बच्चे पैदा करती है, आप ऐसे मान सकते हो। अगर मैं कहता हूँ सबसे कम कहाँ पर है, तो दिल्ली, पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, तो दिल्ली की फर्टिलिटी रेट वैसे कम हो गई, ठीक है। साउथ इंडियन स्टेट है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट है जो फर्टिलिटी में ऑलमोस्ट 1 के आसपास बैठे हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो याद रखना मैक्सिमम कहाँ पर है, नाइजर में। नाइजर में ये ऑलमोस्ट 4 के आसपास है, ठीक है। और वैसे सबसे कम देखा जाए तो साउथ कोरिया, जापान, ये सबसे पीछे चल रहे हैं, ठीक है, ना के बराबर फर्टिलिटी रेट है। While TFR, total fertility rate, formally measures birth per woman, fertility depends on both partners. Many recent declines in fertility or difficulties conceiving are linked to male reproductive health declines. Major causes identified. कौन कौन से हैं? Lifestyle and behavior factors, smoking, alcohol use, drug use. These significantly reduce sperm count, motility and the quality. पुअर डाइट, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, वर्क प्रेशर, इरेगुलर स्लीप, क्रॉनिक स्ट्रेस कैन डिस्टर्ब द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एंड रिड्यूस स्पर्म प्रोडक्शन और द सेक्सुअल फंक्शन। तो वही सब बातें लिखी हुई हैं जो हमने डिस्कस की हैं। एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, एयर पोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स में damage sperm DNA. The total fertility rate refers to the average number of children a woman has, लेकिन मैंने कहा दोनों पे डिपेंड करता है। 1950 ग्लोबली ये 4.8 था, इंडिया ज्यादा था। 2021 हमारा लगभग 2.2 था, लेकिन अगर अभी आप देखोगे 2025 की जो रिपोर्ट आई थी, हमने पहले डिस्कस किया है अर्लियर, the TFR in India has fallen to around 1.9, which is below the replacement level. याद रखना वो जो 2.1 मैंने एवरेज कहा था वो रिप्लेसमेंट लेवल था, उसको कहा जाता है, उससे भी 0.2 नीचे है। That is the level needed for the stable population without migration. This overall decline means that on average families are having fewer children than in past decades, a pattern similar to many countries worldwide. सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, 2017 की न्यूज है, लेकिन ये बार बार न्यूज में आती रहती है। अब दोबारा से इसके ऊपर आपके द इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, जिसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। वर्डिक्ट टुडे रिकॉलिंग द 2017 केरला एक्टर सेक्सुअल असॉल्ट केस। देखो हुआ क्या, जो केरल में जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, उस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में क्या हुआ, एक एक्ट्रेस के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। वो काफी दिन तक नहीं बताती है, फिर वो जब बताना शुरू करती है तो बहुत से जो एक्ट्रेस होती हैं वो अपनी अपनी बातें बताने लगती है। तो धीरे धीरे वो होता ना, एक कल्चर चला था बीच में, मी टू वो चल जाता है, और सब अपनी अपनी बातें बताती हैं, कैसे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मेल एक्टर्स है ना, इवन हर जो मेल एम्प्लॉय है वहाँ पे काम करने वाला हो, जो फीमेल एम्प्लॉय उनके साथ किस तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। फिर बाद में जब ये केस बना तो वहाँ की जो केरला हाई कोर्ट है उसने कमेटी बनाई, जिसे हमने हेमा कमेटी के नाम से जाना।
ठीक है। हेमा कमेटी बनती है 2017 में, फिर ये अपनी रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट इतनी खतरनाक आती है कि उसमें इवन जो सरकार है उसे पब्लिश तक नहीं करती है, क्योंकि अगर पब्लिश कर देती है तो डेफिनेटली लोगों का इस फिल्म इंडस्ट्री से विश्वास ही उठ जाएगा, इतने बुरे हालात थे। तो ये बार बार आता रहता है। तो कौन कौन से लॉज का वोलेशन हो रहा है, तो एक सिंपल सी बात याद रखना, हमारे यहाँ पर एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं पोस एक्ट, ठीक है, वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसे हम पोस कहते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, इन वर्क प्लेस। तो देखो होता क्या है समझना, एक केस हुआ था, काफी बार हमने डिस्कस भी किया है। अच्छा, ये केस किसने फाइल किया था, तो उस ग्रुप का नाम याद रखना, WCC वुमेन इन द सिनेमा कलेक्टिव, WCC, इसने ही केस फाइल किया था। उसके बाद ये हेमा कमेटी बनती है। उसके तीनों जजेस के नाम वो आपको पता होने चाहिए, वो हम जस्ट आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इसमें पूरा एक्सप्लेन है। तो समझना, एक बार हुआ क्या था, ये केस कहाँ से आता है, तो विशाखा गाइडलाइंस। अब आप कहोगे सर विशाखा गाइडलाइंस क्या है बेसिकली, तो ये 1997 में आती है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। यहाँ पर एक लेडी है, शायद आपने नाम सुना होगा, भंवरी देवी, ठीक है, वो यही जयपुर के आसपास के रीजन्स के से ही बिलोंग करती हैं। वो एक आंगनवाड़ी में वर्कर होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उनका काम था कि चाइल्ड मैरिज को रुकवाना है, उस समय चाइल्ड मैरिज बहुत चलती थी, है ना। तो वो एक गांव में जाती है जहाँ पर शादी होने वाली होती है एक छोटी बच्ची की, वो उसके लिए बहुत मेहनत करती है कि शादी ना हो, रुकवाने की कोशिश करती है। वो जो परिवार होता है वो थोड़ा, है ना, हायर कास्ट के लोगों का होता है, वो लोअर कास्ट से होती है, तो वो उनके पति के सामने रेप करते हैं। वो जाती है कोर्ट, तो इवन जयपुर के कोर्ट मना कर देते हैं, कह देते हैं यार हो ही नहीं सकता कि एक हायर कास्ट का आदमी लोअर कास्ट के आदमी के साथ रेप कर देना, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो कहाँ तक हमारे यहाँ पर कास्टिज्म फैला हुआ है, आप सोच सकते हो जज ऐसा बोल रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट तक बातें जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइंस जारी करता है। फिर उसके बाद 2013 में एक एक्ट आता है, पोस एक्ट। और पोस एक्ट बस इतना है याद रखना, हालांकि बहुत बड़ा एक्ट है, आप पढ़ोगे लीगल में, अगर नए बच्चे हो पुराने हो तो पढ़ा होगा, कि अगर किसी वर्क प्लेस पे 20 के आसपास या 10+ वर्कर काम करते हैं ऑलमोस्ट, तो उस केस में आपको एक कमेटी बनानी होगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी, ICC। अगर किसी भी तरीके से किसी भी वुमेन के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ठीक है, तो वो उसमें अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेगी। वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह होगा उसको देखेगा, उसकी देखरेख में रहेगा, और किसी तरह का कोई भी उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। उस बात के लिए क्या लाया गया, पोस एक्ट लाया गया। कौन सा, विशाखा गाइडलाइंस के बाद। तो क्या है ये पूरा मैटर, तो थोड़ा सा इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑन द नाइट ऑफ 17 Feb 2017, a leading female actor working in Malayalam cinema and also films in other South Indian language was abducted and sexually assaulted by a group of men while she was traveling in car in Kerala. The assault was reportedly recorded on mobile video by the prime accused. The attackers staged a fake accident to stop her vehicle, forced her into the car, committed the assault, filmed it, and later dropped her near a film director's home. The director helped her contact police and she filed a complaint the same day. The prime accused was a history seeker named Pulsar Suni. क्या नाम था उसका, पुलसर सोनी। He surrendered and was arrested during the investigation. A letter surfaced allegedly written by the Pulsar Soni from jail, claiming he was hired for a job and was awaiting payment, pointing to a possible conspiracy rather than a random crime. This raised suspicion that the assault was contracted. यानी कि उस आदमी ने कहा कि उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि उसे इस महिला का रेप करना है, और उसके बाद वो अपने पेमेंट का इंतजार कर रहा था, और वो पकड़ा जाता है। फिर एकदम से ट्रिगर होता है कि क्या हो रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। फिर एक ग्रुप है वहां पे, WCCC, है ना, वुमेन इन कलेक्टिव सिनेमा, ठीक है, वो इसके ऊपर केस करता है। 2017 दिलीप वाज फॉर्मली अरेस्टेड, दिलीप को पकड़ लिया जाता है जो वहां पर उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है, और वो जो कमेटी होती है कौन है, वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, ठीक है। उसके बाद कमेटी में 3 लोग होते हैं, यहाँ नाम याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। It was chaired by the retired High Court Judge K. Hema, that is why it is known as the Hema Committee, ठीक है। उनके साथ श्रद्धा होती हैं जो वहाँ के एक्टर हैं, और बेसिकली KB वलसाला कुमारी। तो 3 नाम याद रखना जो इसमें होती हैं। फिर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं, लेकिन रिपोर्ट कभी पब्लिश ही नहीं करी जाती है, और इतने बुरे हालात होते हैं कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री उसको पूरे को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। और अब धीरे धीरे अक्यूज्ड को पकड़ा जा रहा है, बार बार बीच बीच में न्यूज आती रहती है। तो ये जो आर्टिकल है ये बार बार हमारे को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ बेसिक से पॉइंट याद रखना, ठीक है। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर, तो याद रखना आर्टिकल 21, जो आपको पता होना चाहिए, राइट टू लाइफ,
ठीक है। और राइट टू लाइफ के अंदर एक चीज आती है जिसे हम क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि सबको जीने का अधिकार है। कैसे जीने का अधिकार है? विद डिग्निटी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिग्निटी कहाँ पर है? ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। दैट इज वाई पोस्ट एक्ट जो है आपका 2013 वाला, उसको लाने का रीजन ही राइट टू लाइफ विद डिग्निटी फॉर द वर्किंग वुमेन, ये उसकी थीम है। एक बार आ चुका है एग्जाम में, तो फैक्ट जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। स्वैप ऐप मैंडेट्स फॉर डिजिटल लिटरेसी। देखो क्या कह रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक ऐप आया था जिसका नाम था संचार साथी, और गवर्नमेंट ने इसे कहा कि हम इसे मैंडेटरी करेंगे, कहा था, ध्यान रखना। ठीक है, अब बाद के बात अलग हो चुकी है। और ये आपको आपके मोबाइल फोन्स के अंदर क्या करना होगा? मैंडेटरी उसमें लगाना होगा। 2026 मार्च 2026 से जो भी मोबाइल फोन्स मार्केट में आएंगे उसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। अगर जो अभी मोबाइल चल रहे हैं उसके अंदर ये बाय अपडेट है ना, आपको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि साइबर सिक्योरिटी मिलेगी, साइबर फ्रॉड से बचोगे, डिजिटल अरेस्ट हमने उस दिन डिस्कस किया था उससे बचोगे ना, जितने भी स्कैम होते हैं। सिम बाइंडिंग का फॉर्मूला था कि उस सिम अगर उसमें है तो ही वो चलेगी, सिम अगर चोरी हो जाती है तो डेफिनेटली आपको सेफ रखा जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ना 2-3 बार। ये जो ऑथर है ये बहुत अच्छी बात कह रहा है कि एक बात बताओ, क्या ऐप डालने से साइबर सिक्योरिटी हो जाएगी? क्या ऐप लॉन्च आप अगर जबरदस्ती इंस्टॉल कर, इसने कहा कि चलो ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है ना, राइट टू प्राइवेसी, केएस पुट्टास्वामी का जो केस था जिसमें आपकी प्राइवेसी को राइट टू लाइफ में डाला गया था, ठीक है। पर उसने कहा कि इन सबके बावजूद भी क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है क्या? तो याद रखना ये सॉल्यूशन नहीं है। आप किसी मोबाइल में, अच्छा एक बात बताओ, जब आप पुलिस स्टेशन कहीं खोल देते हो तो क्या उस पुलिस स्टेशन जहाँ खुल जाता है वहां पर क्राइम नहीं होता क्या उसके पीछे वाली गली में मर्डर नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि तुम ऐसा कर दोगे। इससे अच्छा है, ये कह रहा है कि भाई एक काम करो, जो लोग हैं हमारे, देखो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पर साइबर फ्रॉड ज्यादा हो रहा है। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि जो लोग हैं वो डिजिटल लिटरेट नहीं है। तो यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। लोगों के पास मोबाइल आ गया, उन्हें नहीं आता है चलाना, कोई भी लिंक आता है, कोई भी क्लिक बेट आती है, वो क्लिक कर देते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। तो रादर देन कि मैंडेटरी करके आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, केएस पुट्टास्वामी, लीगल बैटल लड़ी जाए, इन सब को साइड में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको डिजिटल लिटरेट कर देना चाहिए, उनको एजुकेशन दे देनी चाहिए। अगर ये कैंपेन चलाया जाए 2-3 महीने के लिए और फिर बाद में कहा जाए तो डेफिनेटली साइबर क्राइम कम हो सकते हैं। बस दिस इज द थीम ऑफ दिस आर्टिकल। बट बहुत अच्छा आर्टिकल है, डेफिनेटली आप पढ़ना, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे काम का है। क्या कह रहा है? तो द गवर्नमेंट्स इल एडवाइज डायरेक्टिव टू प्रीलोड इट्स संचार साथी ऐप ऑन एवरी न्यू स्मार्टफोन सेट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ साइबर फ्रॉड एंड द आइडेंटिटी थेफ्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट एक्सेस टू द पर्सनल डाटा। तो वही सब बात है, आपका डाटा एक्सेस कर लिया जाएगा। रादर देन क्या करना चाहिए? बट व्हेन द सेम ऐप इज गिवन प्रिविलेज एक्सेस 100s of the millions of the devices, it structurally alters the state's capacity for the surveillance. The Hindu's editorial pointed out that the directive would fail the test of proportionality. The Supreme Court articulated in case Puttaswamy case, right to privacy, वो violate हो रहा है। तो क्यों ना हम क्या करें, लोगों को डिजिटल लिटरेट कर ले। बहुत अच्छी बात लिखी है, द स्टेट्स फोकस शुड शिफ्ट अवे फ्रॉम व्हाट इज देयर टू हाइड टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज देयर टू सी, ना। तो अच्छी लाइन है कि अब उस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, बस पढ़ लेना इसे। 3 इसके पिलर हैं, कौन कौन से याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। टू डिटेक्ट एंड डिसेप्ट फ्रॉड पैटर्न्स, फंक्शनल यूजर रिपोर्टिंग एंड कौन सा है, redress mechanisms and a sustained public education program on digital risk। अगर हम ये 3 चीजें अपना लेंगे, यूज कर लेंगे, तो डेफिनेटली हमें जबरदस्ती उन लोगों के मोबाइल में वो ऐप डालने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, बस वही बात है इसने डिस्कस की और काफी लंबे टाइम तक चलेगा ये। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये क्या है? तो इसमें यह आया था कि जो गांव के लोग होते हैं उनको डिजिटल लिटरेसी दी जाए। तो व्हाट इज द नेम फॉर द प्रोग्राम, है ना, जिससे गांव के लोगों को लिटरेसी यानी कि डिजिटल लिटरेसी दी जाए? तो उसका नाम याद रखना, पीएमजी दिशा, ऐसे याद कर सकते हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण
डिजिटल साक्षरता अभियान। चलो मुझे बताना ये कौन से ईयर में आता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखते हैं कौन चेक करके बताता है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा आर्टिकल है, बैलेंस नॉट स्विंग, इंडिया नीड्स टू assert strategic autonomy by engaging both रशिया एंड द वेस्ट। देखो अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमारे जो व्लादिमीर पुतिन साहब है वो भारत आए हुए थे। ठीक है, बिल्कुल आए हुए थे, मोदी जी से मुलाकात होती है। 2030 का एक रोड मैप बनाया जाता है कि लगभग $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट, या कह सकता हूं कि बाइलेटरल ट्रेड किया जाएगा दोनों के बीच में, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कहा गया कि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, रशिया को वर्कर्स की नीड है क्योंकि रशिया की फर्टिलिटी रेट भी गिरती जा रही है ना, तो उसने कहा कि वर्कर हम दे देंगे। किसने कहा? इंडिया ने। तो हमारे वर्कर्स को वहां जॉब भी मिल जाएगी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होता नजर आएगा। ठीक है, ओके, रशिया कह रहा है कि हम तुम्हें यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके लिए सेटअप के लिए भी काम करेंगे। तो हमारा जो 2047, याद रखना, हमारा जो विकसित भारत का सपना है ना, कि भारत विकास करेगा, लेकिन कब करेगा भारत विकास? 2047 में, 47 में। तो उसके लिए मुझे टारगेट सेट कर रखा है मैंने कि मेरी जो लगभग 100 गीगावाट जो एनर्जी है ना, वो कहाँ से आनी चाहिए? न्यूक्लियर पावर प्लांट से आनी चाहिए। बट अगर तुम इस वक्त अगर कंपेयर करोगे 2025 में, तो अभी जो हमारी टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो हमारी एनर्जी बन रही है, दैट इज 8.8 गीगावाट अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे अगर 8 गीगावाट से 100 जाना है, तो डेफिनेटली मुझे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए जो मेरे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बातें करे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पे जॉब भी क्रिएट हो और यहाँ पर एनर्जी सेक्टर भी बूस्ट करे, और हमारी डिपेंडेंसी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स और फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो शिफ्ट हो जाएगी इसके ऊपर टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। बट ऐसा करने के लिए रशिया ने हमसे खूब वादे किए। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि देखो हमारे सामने दो चैलेंज है। ठीक है, हमने परसों भी डिस्कस किया था, ये है ना, सेम आर्टिकल था। ठीक है, लेकिन इसको थोड़े दूसरे एंगल से लिखा गया है, तो चलिए दूसरे एंगल से पढ़ लेते हैं हम भी, अगर लिखा है तो। देखो, एक है यूएसए, ये चाहता है इंडिया इसके पाले में आ जाए। एक है रशिया, इंडिया, चाइना, इनकी ब्लॉगिंग हो रही है और ये चाहते हैं कि इंडिया इधर ही रहे। तो इंडिया और रशिया तो हमेशा से फ्रेंड रहे, आप जानते हो इस बात को ना। 1971 जब अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से आ गया था, तो रशिया, यूएसएसआर ने हमारी हेल्प की थी। लेकिन आज ये रशिया जो है वो पहले वाला रशिया नहीं है। रशिया कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुका है चाइना पे। इवन चाइना ये तक कंट्रोल कर रहा है कि कौन से वेपन भारत को दिए जाएं, कौन से ना दिए जाएं। तो सोचो किस लेवल पर हमारी डिपेंडेंसी है रशिया पे और किस लेवल की डिपेंडेंसी रशिया की चाइना पे है। तो हमें डिपेंडेंट ना होकर किसी एक बंदे के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? हमें मल्टीपल ऑप्शंस रखने चाहिए। तो क्या क्या समझना, इंडिया को यूएस से इधर लाना चाहता है, इंडिया इधर रहना चाहता है, लेकिन इंडिया बीच में सस्टेन करना चाहता है। अगर मैं देखो, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चाइना भी मोदी जी विजिट करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? 8 साल के बाद, डोकलाम इशू के बाद गए कि नहीं गए? क्यों? क्योंकि अमेरिका की तरफ से हमें प्रेशर आ रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका ने प्रेशर दे दिया तो मैं रशिया से तेल खरीदना बंद कर दूं। नहीं, मैं तेल ज्यादा ना खरीदूं, ये भी जरूरी है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि हमारा 2022 में, याद रखना सारे फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट याद होने चाहिए आपको, 2022 में लगभग 2% हम ऑयल खरीदते थे रशिया से। बट 2024 आते आते हमने इसे लगभग 35 पॉइंट कुछ परसेंटेज पे ले आए। अगर मैं इसे इंक्रीज करता रहूंगा देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि भाई हम दूसरा पार्टनर कहां से ढूंढेंगे, हमारी डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो इंडिया ने धीरे धीरे उसे कम भी कर दिया है ना, कि उससे हम तेल कम खरीदेंगे। बट बात समझना, अमेरिका से डर के ऐसा करना ये गलती है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहते हैं, हम सभी के साथ पार्टनरशिप रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा ईरान, ठीक है, इजराइल लड़ते हैं, इजराइल का सपोर्ट यूएसए करता है हमेशा। फिर भी हमने ईरान के अंदर चाबार पोर्ट जो है, उस चाबार पोर्ट को हमने लीज पर लिया 10 साल के लिए, है ना, ताकि हम अपना ट्रेड बढ़ा सकें, ताकि हमारा जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, यूरोप कॉरिडोर, वो आगे बढ़ सके। हम यहाँ से मुंबई से चलेंगे, हम पहुंचेंगे चाबार, चाबार के थ्रू हम जाएंगे कहाँ पर? अफगानिस्तान, बाईपासिंग पाकिस्तान, ठीक है, टू ट्रेड विद द मिडल एशिया। देन फ्रॉम ईरान चाबार पोर्ट टू हाइफा, इजराइल में है, फिर वहां से हम यूरोप की तरफ निकल जाएंगे।
तो हमें वेस्ट को भी ध्यान में नहीं रखना है, हमें ईस्ट को भी नहीं रखना, हमें अपना फायदा देखना है, हमें अपने ऊपर सस्टेन करना है। बस यही इस आर्टिकल की थीम है कि अमेरिका से डर के ऐसा ना हो कि हम रशिया के ऊपर डिपेंड हो जाएं, रशिया चाइना से डर कर ऐसा ना हो कि अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो जाएं। हमें बीच में रहना चाहिए। और ये जो बीच में रहने की जो आदत है ना, जो बीच में रहने की हमारी क्वालिटी है, ये बहुत पहले से है। अब आप कहोगे सर बहुत पहले से कैसे है, तो देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इस आर्टिकल में यही कह रहा है कि हम एक बैलेंस बना के रखना। देखो हम ईरान के साथ, ठीक है, हम ईरान के साथ एससीओ में भी बैठे हैं, ठीक है, इसका पार्ट है ईरान। हम यूके के साथ फ्री ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, हम इजराइल के साथ I2U2 में बैठे हैं, ठीक है, हम इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं अभी, अगर आप पढ़े हो, ठीक है। रशिया के साथ तो हमारे रिलेशन हैं, हम सबसे ज्यादा वेपन्स ही इंपोर्ट रशिया से करते हैं ना। और इवन चाइना जो है वहां पर मोदी जी चले भी जाते हैं, तो हमने एक बैलेंस बना रखा है। अब आप कहोगे सर क्यों जरूरी है, तो देखो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, जब उस समय हमारे पास खाने को दाने तक नहीं थे, है ना। अमेरिका में वो गेहूं देता था PL480 जो लाल रंग के होते हैं, वहां जानवर खाते हैं, कुछ नहीं था हमारे पास, किसान मर रहे थे, सब कुछ बर्बाद था, 400-500 करोड़ का कर्जा था हमारे ऊपर, नथिंग। तब हमारी देश की गद्दे पर बैठते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय दो ब्लॉक चल रहे थे, एक का नाम था यूएसए, एक का नाम था USSR। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग क्या है इसमें कि याद रखना, यूएसए के पास क्या था, न्यूक्लियर बॉम्ब। और जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, दैट विल बी वेरी पावरफुल। तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि भाई मैं रशिया की तरफ जाऊं कि मैं यूएसए की तरफ जाऊं, बिकॉज यूएसए के पास पाकिस्तान चला गया आजाद होके। मैं इधर जाता हूं तो इधर से खतरा है, इधर जाता हूं तो इधर से खतरा है। देन उस समय हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बीच का एक सॉल्यूशन निकाला, जो कि पॉलिसी आज भी हम यहाँ पर बैलेंस बनाने में यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या थी, तो उन्होंने एक बनाया NAM, नॉन अलाइंड मोमेंट। अब इन्होंने जो नॉन अलाइंड मोमेंट बनाया ना, तो देखो मैंने अभी कहा था कि दुनिया में कितनी पावर चल रही थी, तो दुनिया में सब तो पावर चल रही थी, ठीक है, सब चूज कर रहे थे अपनी साइड, हमने नहीं किया। हमने एक नई पावर बना दी 1961 में, जिसे नेम कहा गया, और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ध्यान रखना। प्रेसिडेंटशिप जो है वो रोटेट होती रहती है। आज के दिन लगभग इसमें 120 के आसपास कंट्रीज हैं मेंबर, उस समय 50+ कंट्रीज इसके मेंबर बन गए थे। मतलब हमने एक नई पावर को जन्म दिया कि देखो भाई, जो USSR यानी सोशलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहता, जो USA यानी कि कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट कंट्रीज की तरफ नहीं जाना चाहता, वो हमारे साथ आए। हमने 2-3 देशों के साथ मिलकर इसे स्टार्ट किया और एक नई पावर को जन्म दिया। इंडिया आज भी वही करता है, हम सबके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहते हैं। दैट इज द बैलेंस जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। देखो इसका जो टाइटल है वो भी यही है, बैलेंस नॉट स्विंग। इंडिया नीड्स टू असर्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बाय एंगेजिंग बोथ रशिया एंड द वेस्ट। बट हम वेस्ट पर भी विश्वास नहीं रखते, दैट इज वाई हम पार्टिसिपेट करते हैं आसियान कंट्रीज के साथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। हमें वेस्ट का भरोसा नहीं है, हमें चाइना का भरोसा नहीं है, दैट इज वाई हम क्वाड मीटिंग के अंदर यूएसए के साथ भी बैठते हैं। हमें यूएसए का भी भरोसा नहीं है, दैट इज वाई हम ब्रिक्स में भी जाते हैं। हमें उन सभी का भरोसा नहीं है तो हम अफ्रीका के साथ भी रिलेशन अच्छे बना के रखते हैं, समझ गए। तो दिस इज द स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यही ये डिस्कस कर रहा है, लेकिन ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आ जाते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Although the India-Russia relationship goes back decades, the strategic partnership and practice of annual summits mark 25 years this year with President Vladimir Putin's visit to Delhi last week. It was his first visit to India since Russia's 2022 invasion of the Ukraine, which ranged the entire West against Moscow, and particularly Mr. Putin himself, who has an international criminal court warrant in his name. बता आपको ICC क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब बना था? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है तो समझना, 1998 क्या काम करता है तो सिंपल याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा ध्यान रखना, इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिमिनल होते हैं ना, उनके नाम का वारंट निकाल देता है, इंटरपोल उनको अरेस्ट करके ले आता है, बस। तो इसके नाम पे इवन वारंट भी है, ठीक है। Despite Putin's offer of uninterrupted oil supplies, India also announced no plans to set up new oil imports. This will make the goal of 100 billion in the bilateral trade by 2030 more difficult. हाँ, जो हमारा टारगेट था वो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने तेल ज्यादा खरीदने से मना कर दिया, बट कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर एनालिसिस, ठीक है। फैक्चुअल तुम्हें याद होने चाहिए। नेक्स्ट है सर्वेलांस एप्स इन वेलफेयर
स्नेक ऑयल फॉर द अकाउंटेबिलिटी। बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखो क्या कह रहा है। The lack of accountability of government employees manifests itself in many ways in India. They may be absent from the work, may come late or leave early, may not work in a time-bound manner, and may expect bribes. Somewhere along with the line, the digital tools emerged as the magic wand for this vexatious problem. देखो है क्या समझना। For instance, years ago, some governments in India introduced biometric attendance to ensure punctuality. In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MNREGA official workers' attendance is widely inflated to the siphon of phases. देखो क्या कह रहा है। एक होती है चीज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो जो काम करते हैं तो उनका मन होता है तो काम करते हैं, वरना नहीं करते हैं, यही होता है। उसका मन किया तो काम कर लिया, वरना तो लंच 2 घंटे चल जाता है उनका। क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते हो। उसका मन किया 10 बजे का ऑफिस, वो आएगा 12 बजे चला जाएगा 4 बजे। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ न्यू रूल्स लगाए, जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना। हमने परसों भी पढ़ा था इसे। इट वाज इनेक्टेड इन 2005, ठीक है, कि उसमें 100 डेज का आपको गारंटेड काम मिलेगा आउट ऑफ 365 डेज, ताकि आपका आर्टिकल 21 राइट टू वर्क, आर्टिकल 43 लिविंग वेज, वो सब आपको मिलता रहे, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो ठेकेदार होते थे, कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे, वो 10 लोगों से काम करवाते थे और 90 लोगों की जगह जेसीबी से खुदाई कर देते थे, खड्डा खोद देते थे, काम दिखाते थे, 100 का पैसा 100 का। तो बहुत ज्यादा स्कैम चलते थे। तो सरकार ने कुछ रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए, जैसे ड्रोन मॉनिटरिंग कर दी, याद रखना है ना, ड्रोन मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। सरकार ने डीबीटी कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधे वर्कर के अकाउंट में पैसे आएंगे, ना कि कॉन्ट्रैक्टर के बीच पास आएंगे। इवन सेल्फी का सिस्टम कर दिया कि आप जब साइट पे जाओगे तो आपको डेली सेल्फी डालनी है उसके अंदर खींच के, तो आपकी जो आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए। कहने का मतलब ये आपकी जियो टैगिंग हो रही है कि आप कहाँ खड़े होकर काम कर रहे हो, है ना, ड्रोन से भी, आपके मोबाइल ऐप से भी। तो ये सब जब हम करते हैं ना, तो क्या ये अच्छा होता है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए बहुत अच्छा है कि उनकी जो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी ना, काम नहीं होगा तो कोई ना कोई देख रहा है तुम्हें ना, सीसीटीवी कैमरे की नजर में आप, ऐसा कुछ हो जाएगा। बट जब वर्कर्स की बात आती है, जब आम जनता की बात आती है, तो इसके आने से बहुत से लोग बाहर भी निकल जाते हैं इससे। जैसे आप राशन लेने गए तो कई जगह पर ऐसा है कि राशन लेते समय आपको फोटो खींचनी होगी वहां पर। सोचो ऐप ही काम नहीं कर रहा है और 2 दिन काम नहीं किया, उसका तो राशन ही नहीं मिला उसे। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ रही है। तो इसमें यही कह रहा है, सर्वेलेंस ऐप जो है ना हमारे वेलफेयर के लिए, कई बार वो हमारे लिए स्नेक ऑयल की तरह काम करते हैं, यानी कि इंक्लूड करने के बजाय लोगों को एक्सक्लूड करने पर काम किया जाता है। जैसे it is increasingly common to see cleaning staff photographing or filming themselves at work. This is meant to ensure that they do their job. How effective it is anybody's guess. The lack of accountability of the government employees manifests itself in many ways in India. They may be absent from work. ठीक है, ये सब बातें डिस्कस की हुई हैं। याद रखना, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कब आता है, तो याद रखना इसे हम NMMS ऐप कहते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप वाज लॉन्च्ड इन 2022, 2022 में आया था। दिस ऐप रिक्वायर्स ए फोटोग्राफ ऑफ वर्कर्स एट द वर्क साइट टू बी अपलोडेड ट्वाइस अ डे प्रेजेंस के लिए। अराउंड द सेम टाइम द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कंपलसरी फॉर टेक होम राशन। होता है ना, जब आंगनवाड़ियों में खाना बनता है, बच्चों को घर पर भेजा जाता है, तो उनकी फोटो लेनी कंपलसरी कर दी कि खाना बच्चे के घर ही जा रहा है, कि जो बनाने वाला है उसके घर ही जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा जो खाना बनाने वाला होता है उसके घर में सारा सामान जाता है, बच्चों को एक्चुअल खाना मिलता ही नहीं है। तो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लाया गया था। तो फैक्ट जरूर याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। The tech fixes described above cannot foster responsible behavior। ठीक है, तो ये सब बातें लिखी हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये वाली न्यूज हम सब ने पढ़ी हुई है, फिर भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिगो डिस्ट्रप्शन ईजिंग 610 करोड़ रिफंडेड एज गवर्नमेंट टाइटन्स ओवरसाइट। देखो, मैंने उस दिन भी आपसे डिस्कस किया था कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कि कुछ रूल्स आए थे, नाइट रूल्स, जिसमें कहा गया था कि जो पायलट होते हैं बेसिकली ना, कई बार जब जैसे अभी अहमदाबाद वाला जो प्लेन क्रैश हुआ था ना, आपके इवन कल क्लैट के एग्जाम में वो पैसेज आया भी था, और डेफिनेटली था, कुछ पैसेज में से आने वही आ गए थे, है ना, सब पढ़ा हुआ था। तो जब कई बार क्या होता है, ह्यूमन एरर हो जाता है। अब सोचो कोई आदमी काम कर रहा है, रात की भी ड्यूटी है, रात को उसको कम से कम वीक में 3-4 बार क्या करना पड़ता है, नाइट लैंडिंग भी करनी पड़े, तो स्ट्रेस में भी होता है, वर्कलोड भी होता है।
तो एक सिंपल सा रूल आया डीजीसीए का, जो हम परसों डिस्कस कर चुके हैं, डीजीसीए का, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और उन्होंने कहा कि भाई काम करो, वर्कर्स बढ़ा लो थोड़े। एक वर्कर जो है ना, उस वर्कर को कम से कम 48 आवर्स का ऑफ मिलना चाहिए वीकली। नाइट के टाइम पर वो कम से कम या मैक्सिमम 2 ही नाइट लैंडिंग करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो फॉर दिस पर्पस इन्हें क्या करना पड़ता, मेंबर बढ़ाने पड़ते, कॉस्टिंग आती। तो हमारे यहाँ पर क्या है, जो इंडिगो है बेसिकली, उस इंडिगो के पास 60 to 65% शेयर है मार्केट का, यानी कि यहीं से लोग ट्रेवल करते हैं, सबसे ज्यादा फ्लाइट है। तो इन्होंने क्या किया, जानबूझकर फ्लाइट ही बंद कर दी उस दिन। ये तो कह रहा है उसमें, इंडिगो सीम्स टू हैव विलफुली मिसरीड द प्लान फॉर चेंजेस टू क्रू ड्यूटी आवर्स, है ना। जानबूझकर उसने क्या किया, फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। 1 साल का समय दिया गया था, 1 साल में नहीं किया उसने। जब लास्ट फाइनल डेट आ गई तो उसने क्या, फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। तो ये मोनोपोली का असर होता है। कभी भी किसी फील्ड में मोनोपोली होगी तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ। फिर क्या हुआ, उन्हें थोड़ा सा टाइम दे दिया गया, 24 घंटे का टाइम बढ़ा दिया गया। तो अब दोबारा से सब कुछ ठीक हो रहा है। हो सकता है कि वो रूल्स को एक्सेप्ट कर ले और न्यू जो नाइट रूल्स आए हैं उन्हें एक्सेप्ट भी कर ले। नहीं करेगा तो सरकार है, सरकार तो आप जानते हो कुछ भी करा देगी, वो बात की बातें हैं। तो ये न्यूज जस्ट कंटिन्यू रहने वाली है, अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे कुछ होगा हम उसमें डिस्कस करते रहेंगे। एयर इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, याद रखना 1953 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। पहले इसे टाटा एयरलाइंस कहते थे। 2022 के अंदर, जनवरी 2022 के अंदर दोबारा से इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया और अगेन इसको दे दिया जाता है, किसको, टाटा को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ, एयर इंडिया की। ठीक है, ये इंडिगो की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। Controlled flight into aviation chaos is an apt phrase to describe what Indigo, India's largest private airline, caused since last week during peak travel season. The widespread disruption which continue in the domestic sector show a spectrum of passenger distress, social, holiday, business plans disrupted, medical patients in the engoys, senior citizens in agony, and even defense personnel posted at the Siachen Glacier, उनकी बेचारों की फ्लाइट छूट गई। Why the aviation market largely private airline run? ठीक है, तो वही सब है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन सरकार ठीक है, कुछ ना कुछ कर लेगी। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। थोड़ा सा ध्यान रखना, बार बार ये आगे आता रहेगा न्यूज में, डेफिनेटली हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।